तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो वेक्टर चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है और इस वेक्टर का पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पर अपन ने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस किए थे इसके, और वहीं पर उसी पार्ट फर्स्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर नहीं देखे तो जरूर देखना उनको। ओके, तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वेक्टर का पार्ट सेकेंड, जहाँ पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद में अपन यहाँ पर प्रोडक्ट सीखेंगे, जिसमें अपन डॉट प्रोडक्ट भी सीखेंगे और साथ ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे। ओके, और इसी डॉट प्रोडक्ट में अपन प्रोजेक्शन भी सीखेंगे, किस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर मतलब कि फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। ओके, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन अपन कैसे समझते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पर पहले से मैंने यहाँ पर एक 3 एक्सेस लिए, यहाँ पर एक क्यूब की फॉर्म में 3 एक्सेस लिए। तो एक तो है हमारे पास में ये एक्स एक्सिस जो कि आई कैप को डिनोट करेगी, एक ये वाई एक्सिस है बच्चों जो कि जे कैप को डिनोट करेगी, और ये जेड एक्सिस है जो कि के कैप को डिनोट करेगी। ओके, और यहाँ पर यह है ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट। अब देखो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अपन एक पोजिशन वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो ये पोजिशन वेक्टर ये रहा बच्चों यहाँ पर ना। तो यहाँ पर अपन लेते हैं एक पोजिशन वेक्टर, तो ये है एक पोजीशन वेक्टर। ओके, और इस पोजीशन वेक्टर को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ आर वेक्टर से। अब देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर आर वेक्टर, अब इस आर वेक्टर में क्या होगा, इसका देखो तीनों कंपोनेंट होंगे, इसके एक्स एक्सिस की तरफ भी होगी, वाई एक्सिस की तरफ भी होगा और जेड एक्सिस की तरफ भी होगा, क्योंकि ये स्पेस में यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर जो बच्चों मिल रहा है ना, यहाँ पर ये देखो डायगोनल है, ध्यान रखना ना, ये क्या है, डायगोनल है, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, तो बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर है ये। तो ऐसे में जो यहाँ पर आर वेक्टर को जो अपन लिखेंगे, यहाँ पर इसका एक्स वाला कंपोनेंट भी होगा, यहाँ पर वाई वाला भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जेड वाला भी होने वाला है। ओके, तो ये हमारे पास में हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आई डायरेक्शन के अंदर जो यहाँ पर कंपोनेंट रह रहा है वो क्या रह रहा है, एक्स रह रहा है ना। तो इट मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से ओ से लेकर ये जो सी तक की वैल्यू है, यानी कि जो ओ से लेकर जो सी है ना, ये ओ से सी, ये किसको बताता है बच्चों, ये बताता है एक्स को, वैल्यू बताता है एक्स को। और यहाँ पर जो ओ से लेकर जो यहाँ पर डी है, इस ओ से लेकर डी तक ये जो है ना, ये बताता है वाई को इंडिकेट करता है। ओके, और यहाँ से लेकर ओ से लेकर ये जो ई जो पॉइंट है ना, यहाँ तक जो है ये जेड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये जो सपोज करो कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ पर मतलब कि अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है ना। ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस के साथ में बीटा डिग्री एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ ये बना रहा है बच्चों गामा एंगल बना रहा है। तो अब देखो अगर अपन यहाँ पे इसके वेक्टर को अपन इसको यहाँ पर इसके कंपोनेंट को अगर रिजोल्व करें, अपन यहाँ पर इस वेक्टर को रिजोल्व करें, तो इस केस में देखो अल्फा के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा। तो क्या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ ना कि एक्स इज इक्वल टू आर कोस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे जो बीटा वाला जो मतलब यहाँ पर जो बीटा के साथ जो एंगल बन मतलब वाई एक्सिस के साथ जो बीटा एंगल बना रहा है, इससे जो आर का जो कंपोनेंट बनेगा वाई एक्सिस की तरफ, ये क्या बनेगा, आर कोस बीटा बनेगा। और इसी तरीके से जेड के साथ जो एंगल बना रहा है गामा, इससे जो जेड वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर वो बनेगा आर कोस गामा बनेगा। तो यहाँ से अपन यहाँ पर रिलेशन बना के लिख सकते हैं कि जो एक्स रहने वाला है वो इक्वल टू रहने वाला है आर कोस एल्फा के। ओके, और जो y इक्वल टू रहेगा वो रहेगा आर कोस बीटा के, और जो z रहेगा वो रहेगा आर कोस गामा के। अब देखो यहाँ पर हमको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस क्या बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, यही है कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अब इन्हीं को फाइंड करना, तो इसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोस एल्फा को अगर फाइंड करता हूँ तो ये बन के आता है एक्स अपॉन आर। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे क्या है, आर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। और इसी तरीके से अगर कोस बीटा निकालना है तो उस केस में क्या बन जाएगा, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। और सिमिलरली कोस गामा जो बनेगा ना यहाँ पर वो बनेगा z अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। अब देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर दोनों साइड मतलब अगर अपन इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो ये तो हो चुका है हमारा, ये आंसर आ चुका है। यही अगर कभी भी आपसे पूछे ना एग्जाम के अंदर कि यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कीजिए, तो आपको ऐसे ही फाइंड करना, कोस एल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। अब यहाँ पर अपन एक और रिलेशन बना के चलते हैं। देखो कि अगर अपन यहाँ पर हर इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं और इनको ऐड करते हैं
तो देखो यहाँ पे एक और रिलेशन बन के आता है, यह है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये रिलेशन बन के आता है। और यहाँ पर इक्वल टू में क्या आएगा, x अपॉन आर के, मतलब x अपॉन मतलब r मैग्नीट्यूड ऑफ r प्लस y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r अपॉन प्लस z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। ओके, और यहाँ पे भी इनका क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर हर टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर लो, तो ये अपन स्क्वायर करते हैं। ओके, अब देखो, अब इसके बाद में अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको तो ऐसे रखो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। और यहाँ पर जो राइट साइड है ना, तो अगर यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो, अगर यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो तो ऊपर क्या बन रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये है क्या। अब तो आपको ध्यान देना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो आर वेक्टर है ना, इस आर पोजीशन वेक्टर का अगर अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अपन क्या फाइंड करते हैं, अगर इसका अपन मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन के आएगा। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अपन लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर अपन अब यहाँ से रूट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसी ही टर्म बन रही है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर करके लिख सकते हो। तो यहाँ से आप करोगे, लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर और अपॉन में भी है मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, ऐसे में क्या बन के आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो बन के आएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन बन के आता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो यहाँ cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। यानी कि आप सारे डायरेक्शन कोसाइंस को अगर स्क्वायर करके अगर उनको ऐड करते हो, तो इस केस के अंदर इन सब का जो स्क्वायर सम जो होता है ना, वो सम होता है बच्चों इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक और रिलेशन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। हो गया, तो यही है बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस जो अपन याद रखेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट को। तो चलिए यहाँ पर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसके अंदर भी सबसे पहला अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। ओके, देखो इस डॉट प्रोडक्ट को अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट अपन क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मेरे पास में वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं ना, तो ऐसे में जो एक नया वेक्टर आता है ना, मतलब एक जो नई क्वांटिटी आती है ना, वो क्वांटिटी कैसी आती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और वो स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से अपन इसको स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि कोई दो वेक्टर लेकर चलते हैं। तो एक वेक्टर मेरे पास में, सपोज करो कि ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, सपोज करते हैं कि जो एंगल है वो थीटा डिग्री एंगल है, और ये वेक्टर है हमारे पास में वेक्टर ए और ये वेक्टर है वेक्टर बी। अब इन दोनों का अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो देखो जब इनका अपन डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस केस में क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो देखिए यहाँ पे जो वेक्टर बन के आया, मतलब एक जो न्यू क्वांटिटी बन के, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है बच्चों ए बी कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है कि अपन यहाँ पर समान लिए समझना जरूरी है। देखो ये जो बी वेक्टर है, क्या इस बी वेक्टर का अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाना चाहता हूँ ए के ऊपर, तो प्रोजेक्शन किस तरीके से बना सकते हैं। तो वेक्टर के एरो से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पर तो ये जो मतलब कि यहाँ से इसको ले देते हैं, ओ से लेकर मैं बी बोल देता हूँ। तो ये जो ओ बी है ना बच्चों, ये ओ बी क्या है, ये प्रोजेक्शन है किसका, बी का ए के ऊपर। तो अगर अपन अगर इसको अपन रिजोल्व करके अगर लिखें तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं ना, बी कोस थीटा, है ना, कि थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनता है वो बी कोस थीटा बनता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, तो देखो यहाँ पर तो ये ध्यान रखना है, बी कोस थीटा क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो यहां से अपन इसको ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, इसको ब्रैकेट में लिखा जा सकता है ना, तो बी कोस थीटा। यानी कि यहां पर अपन डॉट प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर अपन किसी वन वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर
और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारे पास में क्या बन के आता है, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बन के आता है। तो ध्यान रखना, ये बी cos थीटा क्या है, ये बी है, बी इज द प्रोजेक्शन है ना, ये बी cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी है ना। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये वेक्टर ए। तो इस तरह का, अब अगर अपन इसको फाइंड भी करना है तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको फाइंड कर सकते हैं बी cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अगर अपन को यहाँ पर अगर ये कहा जाता है कि भाई आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है बी के ऊपर, तो देखो इसको अपन किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पे वेक्टर लेता ए वेक्टर और यहाँ पे लेता बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है थीटा। अब मुझे क्या करना है, ए का प्रोजेक्शन बनाना है बी पे। तो प्रोजेक्शन बनाने का मतलब है कि वहां पर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो अभी यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो पाएगी। तो ऐसा क्या करते हैं अपन, इसको पीछे की ओर इसको एक्सटेंड करते हैं बी वेक्टर को। अब आप अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो आप ए से बी पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, ये क्या बना रहे हो, ये आप यहाँ पर प्रोजेक्शन बना रहे हो। तो आपने क्या किया इस बार, इस ए का आपने क्या किया, इस ए का यहां से लेकर यहां तक है ना ये, तो आपने क्या किया कि इस ए का बी पर प्रोजेक्शन बना दिया, जिसको बोलेंगे ए cos थीटा। ओके, तो अगेन इस फॉर्मूले को देखो, जो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको अपन अगेन ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसको लिखा जा सकता है कि बी और ब्रैकेट में ए cos थीटा। तो ये जो ए cos थीटा है ना, ये क्या बताता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये हो गया। अब अगर आपको इसको ए को फाइंड भी करना है प्रोजेक्शन को, तो जब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो अपन इसको सिंपली ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ए cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये प्रोजेक्शन बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ओके, चलिए अब इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में जो मेनली जो वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, वो 3 टाइप के यूनिट वेक्टर होते हैं। कितने टाइप के मतलब वेक्टर होते हैं, 3 टाइप के। अब उनमें अपन डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, तो कैसे देखेंगे, तो 3 टाइप के कौन कौन से, आई केप, जे केप और के केप। अब इन वेक्टर का अपन क्या करना है, यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट करना है यूनिट वेक्टर का। तो देखो कैसे करेंगे, तो अगर हमारे पास में आई केप डॉट आई केप करते हैं या फिर जे केप डॉट जे केप करते हैं, यानी सेम यूनिट वेक्टर को अपन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और के केप डॉट के केप करते हैं। तो देखो जब भी अब देखो दोनों वेक्टर यहाँ पे यूनिट वेक्टर सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। देखो आई केप भी इधर होता है और सेकंड आई केप भी इधर होने वाला है, तो इस केस में इनके बीच में कितना रहेगा, जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। और जो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो उस केस में क्या होगा, तो इसको देखो कैसे सोल्व करोगे, देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 करोगे और साथ ही साथ cos 0 लिखोगे, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ओवरऑल जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि जब कभी भी अपन को यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उस केस में उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा। ओके, अब इसी तरीके से अगर अपन को यहाँ पर क्या करना है, अगर अपन को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को अगर अपन डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि आई केप को जे केप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर जे केप को के केप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर के केप का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आई के साथ, तो उस केस में देखो हर एक केस में जो एंगल बनने वाला है वो 0 बनने वाला है, तो मतलब सॉरी 90 बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो आप 1 इंटू 1 लिख सकते हो। लेकिन जब cos 90 की जब वैल्यू लिखोगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ऐसे में जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। यानी कि जब कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर का जब अपन डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उस केस में उसका रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा, हो जाएगा। अब देखो, अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि भी अगेन अगर हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट लेना बाय मींस ऑफ कंपोनेंट की, अगर कंपोनेंट दे रखे हो तो अपन उसका कैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे अपन। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास ना बच्चों एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसके कंपोनेंट इस तरीके से लिख रखे हैं ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के और प्लस ए जेड के के। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किसी एक दूसरे वेक्टर के साथ जो है बी इज इक्वल टू बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के और प्लस बी जेड के के। ओके, तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना
तो जो मल्टीप्लाई करने पर जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप कैसे निकाल सकते हो? तो देखो, तो आई कैप का आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के का जे कैप के साथ वाले कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, के कैप के कोएफिशिएंट का के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो बाकी अगर आप किसी और के साथ करते हो, अगर आई का जे के साथ करते हो तो ऑटोमेटिकली वो जीरो हो जाएगा, जे का के साथ करोगे वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एंगल 90 बन रहा है। तो बचेंगे कौन से? सिर्फ आई सेम डायरेक्शन वाले जो यूनिट वेक्टर है, बेस उन्हीं के कोएफिशिएंट का मल्टीपल सिर्फ वही रिमेनिंग रहेगा, बाकी सब जीरो बन जाएंगे। यानी कि आई कैप के साथ आई कैप वाले को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये बन के आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारे पास है। तो जब कभी भी किन्हीं भी टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपको सिंपली क्या करना है कि उनके सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट को क्या कर लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है, अगर सेम वेक्टर हो, अगर सेम वेक्टर को अपन डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे अगर इस तरीके से पूछ लिया जाता कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो देखो इसमें कैसा होगा? तो अगेन देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए ही होगा। तो ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और दोनों की डायरेक्शन क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो उस केस में अगेन थीटा 0 बनेगा और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे पास में रिजल्ट है। यानी कि जब कभी भी कोई भी टू वेक्टर का जब आप क्या कर रहे हो, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसके रिजल्टेंट के लिए आपको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके लिखना है। तो ये हो चुका है बच्चों यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ओके ऑफ एनी टू वेक्टर्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने, और वो है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। ये है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट, इस क्रॉस प्रोडक्ट को अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको अपन वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसको क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कोई एक वेक्टर और बी वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो ऐसे में जो क्वांटिटी बन के आती है ना, वो क्वांटिटी बन के आती है बच्चों यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी बन के आती है, और इसलिए अपन इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। अच्छा, जो इससे पहले वाला जो अपन ने टॉपिक ही देखा ना डॉट प्रोडक्ट, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी इसके काफी सारे बच्चों देखो। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ देखो आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है बच्चों, जैसे कि अगर अपन को यहाँ पर बात करनी हो कि अगर वर्क निकालना हो, देखो जो वर्क होता है ना वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वर्क निकल के आता है। इसी तरीके से पावर में अपन कैसे निकाल सकते हैं? अगर एफ का, फोर्स का और वी का अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तब भी क्या बन के आता है? पी पावर बन के आती है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो ये भी डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? वेक्टर ई वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ए वेक्टर का। तो ये इसके कुछ एग्जांपल है जो आप लोग ध्यान रख सकते हो। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, अगेन इसी पर जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के भी यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर ले सकते हो, एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर टॉर्क का एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। जो टॉर्क होता है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका? आर का और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि अपन क्रॉस प्रोडक्ट जो अपन यहाँ पर कर रहे हैं, तो इससे ये जो सी वेक्टर आ रहा है, अभी सी वेक्टर का कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। तो कोई भी टू वेक्टर का जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे में जो वेक्टर आता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें साथ में डायरेक्शन और रहने वाली है, और ये जो डायरेक्शन जो अपन फाइंड करेंगे ना बच्चों, ये फाइंड कर सकते हैं स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं, या फिर अपन राइट हैंड रूल से भी यूज करते हैं ना, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से ये जो वेक्टर आ रहा है इस वेक्टर की डायरेक्शन को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि कोई दो वेक्टर लेकर चलते हैं। जैसे कि एक वेक्टर हमारे पास में ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर है हमारे पास में ये बी वेक्टर, ठीक है। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना, सपोज करते हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा डिग्री एंगल है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर अपन देखो डायरेक्शन की बात करनी है ना, तो देखो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि देखो इसमें इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो डॉट प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में जो मैग्नीट्यूड रहता है वो सेम रहता है। लेकिन जब बात क्या आती है ना ए क्रॉस बी की, तो अपन इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते इसको, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अगर आप इनको इंटरचेंज करते हो तो इस केस में
ये जो होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट किस तरीके से देखो बताता हूं। तो अगर अपन क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी करना चाह रहे हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो फिंगर्स है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो फिंगर्स है उन फिंगर्स को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस जिससे मतलब ए से बी जा रहे हैं ना, तो अपनी फिंगर्स को सबसे पहले क्या करो, ए की तरफ पॉइंट करो। और फिर आपको क्या करना है, इन फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। कर्ल किस तरह करोगे, जिस तरफ बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर हमारा किस तरफ, इस तरफ है ना। अगर बी वेक्टर इस तरफ है तो आपको फिंगर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में आपको कर्ल करना पड़ेगा। तो जिस तरफ आप जब आप फिंगर्स को कर्ल कर रहे हो ना, तो उस तरफ उस समय जो आपका जो थंब होगा ना, वो थंब की जो डायरेक्शन होगी ना बच्चों, वो क्या होगी, हमारे जो एन कैप यहाँ पर लिख रखा उसकी डायरेक्शन होगी, या फिर जो नया जो वेक्टर आने वाला है सी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन होगी। तो यहां से अपन ये बता सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो देखो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ आने वाली है। और इसी तरीके से अगर अपन यहाँ पर अगर बी क्रॉस ए करते हैं, अगर बी क्रॉस ए करते ना, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता कि अपनी फिंगर्स को पहले किधर रखना पड़ता, बी की तरफ रखना पड़ता। तो बी की तरफ अगर अपन कुछ रखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ना, ये देखो डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा है। तो बी की तरफ अपन क्या रखते हैं, पहले अपनी फिंगर्स को रखते हैं और इन फिंगर्स को कर्ल करते हैं अपन किस तरफ, ए वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं। तो ए वेक्टर की तरफ जब कर्ल करते हैं तो जो थंब आता वो किस तरफ आता है, डाउनवर्ड आता है। तो ऐसे में जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होती है इस बार डाउनवर्ड हो जाती है। तो यही कहना चाह रहा हूं, अगर ए क्रॉस बी करते हो तो इसकी डायरेक्शन अलग होगी, और बी क्रॉस ए करते हो तो इसकी डायरेक्शन अलग होगी, जस्ट अपोजिट होगी। बस ये आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन को भी अपन मालूम कर सकते हैं। अब यहां पर अपन बात करते हैं यूनिट वेक्टर का, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट अपन किस तरीके से करेंगे। तो यूनिट वेक्टर का क्रॉस किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आई केव डॉट, मतलब आई केव क्रॉस आई केव, सेम यूनिट वेक्टर को, और जे केव क्रॉस जे केव, और के केव, यहां पर करते हैं अपन के केव क्रॉस के केव। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, सबके बीच में सेम यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, तो एंगल जो रहेगा वो जीरो रहेगा। और एंगल जीरो है तो यहाँ पे देखो जो साइन जीरो होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस केस में ओवरऑल यहाँ पर इन सबका जो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। ओके, अब यहाँ पर बच्चों अपन बात करते हैं आई के क्रॉस जे के, और इनका अगर मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना तो अपन कैसे करेंगे। तो इसको देखो अगेन मैं इसको डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि सपोज करो कि भाई ये हमारे पास में आई केप रहने वाला है, और ये जे केप रहने वाला है, और ये बाहर की तरफ ये के केप रहने वाला है ना। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखें तो ये है हमारे पास में आई केप, ये है जे केप, और ये है के केप। अब अगर आप क्या करते हो, आई क्रॉस जे करते हो, अगर अपन क्या करते हैं आई क्रॉस जे करते हैं, तो इसके लिए अपन को फिंगर्स को कैसे कर्ल करना पड़ेगा, आई से जे की तरफ कर्ल करना पड़ेगा। और आई से जे की तरफ जब कर्ल करोगे ना, तो हमारा जो थंब पॉइंट करेगा ना वो के केप की तरफ पॉइंट करेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई क्रॉस जे। अब देखो मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैग्नीट्यूड तो देखो 1 आएगा, मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, क्योंकि आपको एक की जगह मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, आई का वो 1 होता है, जे की जगह मैग्नीट्यूड लिखोगे 1, और यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू लिखोगे वो 1। लेकिन जब डायरेक्शन की बात आएगी ना, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, के केप की तरफ होगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे के केप। इसी तरीके से अगर अपन यहाँ पर जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के करते हैं, तो उस केस में हमारा जो थंब पॉइंट करेगा वो आई की तरफ करेगा। और अगर अपन के क्रॉस आई करते हैं तो उस केस में जो थंब करेगा वो पॉइंट करेगा जे की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर अगर आप इनका रिवर्स करते हो, यानी कि जे क्रॉस आई करते हो तो वहां पर माइनस के केप हो जाएगा, के क्रॉस जे करते हो तो माइनस आई केप हो जाएगा, और आई क्रॉस के करते हो तो माइनस जे केप हो जाएगा। अब देखो यहीं पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि अपन क्या कर सकते हैं, इजीली इसको अपन इस तरीके से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते हैं, मतलब कि एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल से भी अपन समझ सकते हैं। सपोज करो कि भाई ये यहां पर हमारे पास में आई केप है, ये यहां पर हमारे पास में जे केप है, और ये है हमारे पास में यहां पर के केप है। तो अब अपन क्या करना है, अगर आप क्या करते हो, अगर क्लॉकवाइज चलते हो,
कैसे चलते हो? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलते हो तो देखो क्या करोगे, अगर आई क्रॉस जे करते हो तो आप देखो, अगर आई क्रॉस जे करते हो तो आप उसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो? के लिख सकते हो, के। अगर जे क्रॉस के चलते हो, अगर जे क्रॉस के चलते हो तो आप क्या लिख सकते हो? आई के। अगर के क्रॉस आई चलते हो तो क्या लिख सकते हो? जे के। तो अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो जस्ट उसके आगे वाले यूनिट वेक्टर को ले लो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको ध्यान रखना, आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो क्लॉकवाइज में आप लोगे पॉजिटिव साइन, और एंटी क्लॉकवाइज में अपन लेंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना हो जाएगा। अब बात आती है कि अपन किन्हीं भी टू वेक्टर को अपन यहां पर उनका डॉट प्रोडक्ट अपन, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अपन करेंगे कैसे? तो देखिए, तो यहां पर अपन इसको समझते हैं। यहां पर इसको देखो, अलग अलग तरीके हैं, अपन यहां पर इजी मेथड को अपन यहां पर लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं कि मैं लेता हूं यहां पर कोई दो वेक्टर लेते हैं। एक वेक्टर लेता हूं ए, जिसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रखा है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। देखो तरीके तो इसके अलग अलग है, लेकिन अपन जो मतलब जो एफिशिएंट है तरीका उसी को अपन लेकर चलेंगे। मैनिंग मॉड्यूलस से अपन लेकर चलेंगे इसको। तो बी वाई जे के और प्लस बी जेड के। तो जब कभी भी अपन को क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है ना बच्चों, जब कभी भी अपन को क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन यहाँ पर कैसे लेकर चलेंगे? यहाँ पर मैट्रिक्स में करके चलेंगे। तो देखो मैट्रिक्स करने का तरीका कैसा है? तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर टू स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, मोड ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो ये टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि सबसे टॉप वाले रो में आपको क्या लिखना है कि आई केप, जे केप और के केप लिखना है आपको। और इसके इनके बॉटम में जो फर्स्ट जो इसके बाद जो सेकंड रो आने वाले उसमें क्या करना है, आई केप, जे केप, के केप के कोफिशिएंट को लिखना है। तो इनके जो कोफिशिएंट है अपन इससे लिखेंगे कि ए एक्स, ए वाई और ए जेड। इसी तरह के बी के जो यहाँ पर जो कंपोनेंट उनको लिख दो, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब देखो अपन क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा रूल बच्चों फॉलो करना है कि सबसे पहले अपन क्या करना है कि आई केप को लेकर चलें। तो देखो जिसको आप लेकर चल रहे हो, जिसका मतलब जिसके लिए आप मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हो, जिस यूनिट वेक्टर के लिए, तो आपको क्या करना है उसके रो को, उसमें उसके कॉलम को और उसकी रो को, उसको नेग्लेक्ट करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके जो बचे हुए, यानी कि ये जो आई केप के जो कॉलम है, आई केप वाला जो रो है, इसको छोड़ करके जो बचे हुए जो यहाँ पर हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? आपको मल्टीप्लाई करना है ए वाई को बी जेड, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए वाई को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे बी वाई को ए जेड के साथ मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर देखो मैं लिख कर चलता हूं, तो यहां पर लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देखो ए वाई बी जेड, तो यहां पर अपन लिखते हैं ए वाई बी जेड, फिर माइनस करेंगे बी वाई ए जेड। तो ये किसके लिए किया आपने? आई केप के लिए किया, तो यहां पर आपको लिखना आई केप। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेकर चलेंगे अपन बच्चों, यहाँ पर जे वाला लेकर चलेंगे, जे यूनिट वेक्टर के लिए, इसके लिए अपन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो जब अपन जे के लिए बात कर रहे होंगे ना, तो उस केस में क्या करेंगे, अगेन जे वाली रो को नेग्लेक्ट करना है, उसको मतलब इग्नोर करना है। जे वाली जो कॉलम है उसको भी इग्नोर करना है। तो बचे हुए कौन से हैं? तो एक तो हमारे पास में ये ए एक्स बचेगा, और एक बचेगा ये एक बी जेड बचेगा, और उसके साथ में तो अब हम क्या करना है, ए एक्स को बी जेड के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ए जेड के साथ। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में, देखो सेकेंड टर्म बन के आती है कि यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ए एक्स बी जेड माइनस करेंगे बी एक्स, माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे बी एक्स ए जेड, देखो बी एक्स ए जेड किया, और बाहर क्या लिखेंगे, जे केप लिखेंगे। अब बच्चों देखो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी अपन जे केप लेंगे ना, तो यहां पर जो साइन लेना है अपन को वो नेगेटिव साइन लेना है, इस बात का ध्यान रखना। आई केप के लिए पॉजिटिव साइन यूज करोगे, जे केप के लिए नेगेटिव यूज करोगे, और के केप के लिए अगेन आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव साइन है वो अपन यूज करेंगे। तो देखो के केप को अपन कैसे निकालेंगे, तो के केप को निकालने का तरीका ये कि जब अपन के केप को लेकर चलेंगे तो उसके इसमें अगेन इसकी रो को, इसके कॉलम को इग्नोर करेंगे। तो फिर बचेगा कौन सा हमारे पास में, एक तो ए एक्स बचेगा और एक बी वाई बचेगा। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी एक्स और
ए वाई का, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ पर नेक्स्ट तो लिखेंगे ए एक्स, देखो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये हो गया। और यहां पर लिख देंगे अपन के। तो ये हो चुका है बच्चों हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना। इसका एक और मेथड है पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां से अपन इजीली कर सकते हैं। तो ये हो चुका है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के अंदर, है ना। अब रही बात बच्चों इन्हीं पे इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को अपन यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे ना। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इसी भी बेस्ड में यहाँ पर और क्वेश्चंस वगैरह ऐड करूंगा, तो कि वो जो कि वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। और वेक्टर पार्ट थर्ड के अंदर जो रिमेनिंग मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बच्चों थ्योरम्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, थ्योरम और थ्योरम के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है और इस पूरे वेक्टर्स के, उनको अपन डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस वेक्टर पार्ट सेकंड पे भी अपन कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पर शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम एक चैनल बना रखा है, अगर टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जरूर ज्वाइन करना। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस जुड़े रहिएगा, आगे मिलते हैं पार्ट थर्ड के अंदर।